दोस्तों, आपने ऐसी कई कहानियां सुनी होंगी जिसमें हमें बताते हैं कि आज से कई सौ साल पहले कुछ बहुत ही बड़े जीव इस दुनिया में वास करते थे। लेकिन क्या कभी सोचा है कि वो अब कहाँ है? क्या अभी भी वो जिंदा है? आइए जानते हैं। 1944 दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने वाला है, पर अभी भी कुछ जहाज हैं जो आसमान में उड़ रहे हैं, जिसमें से दो आकर गिरते हैं एक आइलैंड पर, जो कि साउथ पैसिफिक ओशियन के एकदम बीच में है। दोनों ही पायलट एक दूसरे से हवा में लड़ाई कर रहे थे, लेकिन अब जमीन पर भी वो लड़ने लगते हैं कि तभी उन्हें कुछ ऐसा दिखाई देता है जो कुछ भी साइज में था वो बहुत ही ज्यादा बड़ा था, और बूम, यहीं से सीन कट होता। और अब वो क्या था और इनके साथ क्या हुआ हमें आगे पता लगेगा। के लिए बने रहिए वीडियो में। अब आते हैं 1971 में। व्हाइट हाउस के बाहर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। उसी में से हम दो आदमियों को देखते हैं जो कि एक मिनिस्टर से मिलने के लिए आए, क्योंकि उन्हें अपनी प्रोडक्शन के लिए फंडिंग चाहिए। इनके नाम होते हैं बिल और हॉस्टन। दोनों की बातें सुनने के बाद मिनिस्टर उन्हें मना कर देते हैं। असल में इन दोनों का मानना था कि इन्होंने एक ऐसा आइलैंड ढूंढा है जहां पर कुछ ऐसे जीव जंतु हैं और कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें पाकर हम अपनी कंट्री की इकोनॉमी को और बूम कर सकते हैं, पर वो फिर भी मना कर देते। लेकिन यहाँ बिल जानता है कि अगर वो ये कहेगा तो वो जरूर मानेंगे। वो कह ही देता है कि सर, कल मैंने न्यूज में पढ़ा है कि रशियन आर्मी को भी इस आइलैंड के बारे में खबर लग चुकी है, और अगर हम जल्दी नहीं गए तो वो वहां पहुंच जाएंगे। फिर क्या था, बिल को तुरंत ही परमिशन मिल जाती है, जिसके बाद वो अपनी टीम बनाने लगता है, जिसमें उसे कुछ होशियार और स्ट्रॉन्ग लोगों की जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। इसीलिए वो आर्मी कमांडर पैकर्ड को बुलाता है, सब कुछ बताता है उन्हें, जो अपने कुछ सबसे हाईली ट्रेन सोल्जर की टीम को बनाते हैं। वही हॉस्टन जेम्स को कॉल करता है, जो कि गाइड का काम करेगा, और मेसन जो कि एक फोटोग्राफर है, वो उनके लिए एविडेंस बनाएगी। अब सभी को ब्रीफिंग के लिए बुलाया जाता है और समझाया जाता है कि वो लोग सब साथ में आगे बढ़ेंगे। हर एक छोटी से छोटी चीज को बहुत ही बारीकी से चेक करेंगे। अगर कुछ भी उन्हें मिलेगा तो वो उसे सबसे पहले बिल को दिखाएंगे। अगले दिन ये लोग उस आइलैंड के लिए निकल पड़ते, जहाँ पर ये कुछ चॉपर से जाएंगे। पर इनके सामने एक मुसीबत थी, जो था एक विशाल तूफान जो इनका रास्ता रोके खड़ा था। अगर इनमें से कोई भी अंदर गया तो मारा जाएगा, पर उसके अलावा कोई और ऑप्शन भी तो नहीं है। इसीलिए बिल फैसला करता है कि वो जाएंगे। इसके बाद सभी चॉपर उसके अंदर घुसते हैं, पर शायद इन्होंने ये गलत फैसला ले लिया, क्योंकि वो बिजली इनके चॉपर के ऊपर ही गिर रही थी, जिसके कारण कुछ तो प्लेन क्रैश हो जाते हैं, जिसके कारण कुछ चॉपर क्रैश हो जाते हैं, फिर कुछ उस तूफान को पार कर डालते हैं। और तब इनके सामने आता है वो खूबसूरत आइलैंड जहां पर आज तक कोई नहीं गया। अगर कोई गया भी है तो कभी जिंदा नहीं लौटा। हॉस्टन की टीम सबसे पहले लैंड करती है। दरअसल उसकी थ्योरी के हिसाब से इस आइलैंड के नीचे बड़ी नदियां बह रही है, जिनके अंदर कई फुट गहरे खड्डे हैं, जिसमें वो विशाल जीव रहते हैं, और उन्हीं गड्ढों में सोने और चांदी के कई सारे महल भी बने, जो किसी जमाने में यहाँ पर रहने वाले लोगों के हुआ करते थे। अगर हम लोग इस पूरे आइलैंड को हिलाकर एक भूकंप लाएं तो हम उन गड्ढों तक पहुंच सकते हैं। अब ये आइडिया बिल को ठीक लगता है, इसीलिए वो पैकर्ड से कहकर पूरे आइलैंड के ऊपर बम गिरवाना शुरू करता है, जिससे कि जितनी भी जीव जंतु सब परेशान हो जाते हैं। लाखों की तादाद में पेड़ बर्बाद हो रहे थे और कुछ पशु पक्षी मारे भी जाते हैं, पर इन्हें ये करना ही था ताकि ये भूकंप ला सके, जो आ भी जाता है पर किसी और चीज का। जब उस चीज को पैकर्ड खुद के सामने देखता है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। दरअसल वो एक्स्ट्रा लार्ज चिंपैंजी था, जिसका साइज बुर्ज खलीफे से भी बड़ा था। सभी उसके ऊपर शूट करने लगते हैं, जिससे वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, और इनके जितने भी चॉपर्स होते हैं उन सभी को बीच से खिलौने की तरह अलग कर देता है। इसमें काफी सारे सोल्जर भी मारे जाते हैं, कुछ क्रैश होते हैं, जिसमें जेम्स के साथ वाले भी कुछ और थे, उधर पैकेट के साथ वाले भी। दोनों ही टीम अलग हो चुकी है, पर अभी सभी परेशान थे, क्योंकि उन्हें जो कुछ बताया गया था यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। इस सवाल को ढूंढने के लिए पैकर्ड बिल के पास जाता है और उसे बंदूक की नोक पर लेकर पूछता है कि वो सच सच बताए कि वो आखिर यहाँ पर क्या ढूंढने के लिए आए। तब यहाँ बिल उससे कहता है, दरअसल जिस पृथ्वी पर हम सालों से रह रहे वो कभी हमारी थी ही नहीं, वो इन्हीं लोगों की थी जिसे हमने कुछ देर पहले देखा है। जब इंसान बढ़ने लगे तो ये सभी वहां से दूर हो गए और अपने अपने घर छोड़ दिए इन्होंने। इनके साथ भी कुछ लोग यहाँ पर आए जिन्होंने इन्हें पाला। सही सुना आपने, इन्हें किसी ने पाला था जो उस समय की दुनिया के सबसे अमीर लोग थे। उनकी पूरी संपत्ति यही किसी नदी के नीचे दफन है, इसीलिए अब ये सभी फिर से अपने घर वापस आ रहे हैं। और अगर हमने इन्हें नहीं रोका तो सब कुछ, पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। हमें इन्हें कंट्रोल करना होगा। अगर हमारी किस्मत अच्छी हुई तो जब हम यहाँ से लौटेंगे तो दुनिया के सबसे अमीर आदमी होंगे। वहीं दूसरी ओर हम जेम्स की टीम को देखते हैं, जो इनसे बिछड़ चुके हैं। वो अपने लोगों से कहता है, प्लान के मुताबिक हमें समुद्र किनारे पहुंचना होगा अगले 3 दिन के अंदर, तब तक हमारा शिप वहीं खड़ा रहेगा। वहीं पैकर्ड की टीम भी जंगल से होते हुए समंदर की ओर बढ़ रही है। पैकर्ड का एक दमदार सोल्जर चैंपमैन भी उसे आखिर में मिल जाता है, जो कुछ ही दूरी पर क्रैश हो गया था। इतने में इन्हें अपने एक साथी की चीख सुनाई देती है। जब वो उसकी ओर जाते हैं तो देखते हैं कि बाम्बू उसके आर पार हो गया, जो देखकर सभी हैरान थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। इतने में एक ही नजर ऊपर पड़ती है, तब उसे समझ आता है कि जिसे ये बैम्बू समझ रहे हैं वो असल में एक मकड़ी का पैर है, जिस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस आइलैंड पर आपको क्या क्या देखने को मिल सकता है। अब एक एक करके वो मकड़ी को सोल्जर को मारना शुरू करती है। तभी पैकर्ड सभी को ऑर्डर देता है कि उसके पैर काट दो, जिससे वो नीचे आने लगेगी। सभी उसका कहना मानते हैं, जिससे वो मकड़ी धीरे धीरे करके छोटी होने लगती है, और अंत में
जब वो नीचे आकर गिरती है तो पैकर्ड उसे शूट करके मार देता है। वहीं दूसरी ओर जेम्स की टीम को भी कुछ ऐसा ही दिखता है, पर वो इससे भी विशाल था। वो तो जब नदी के किनारे से आगे की ओर बढ़ रहे थे तो उन लोगों को उसी नदी से बाहर आते हुए एक बुफैलो दिखता है जिसका आकार किसी फुटबॉल स्टेडियम जितना था। सभी उसको देखकर बंदूक उठा लेते हैं, लेकिन जेम्स को पता है कि ये करके वो उसे गुस्सा दिलाएंगे और इसीलिए वो किसी को भी शूट ना करने को कहता है, जिससे वो चुपचाप वहां से चला जाता है बिना कुछ किए। ये लोग वहां से और अंदर जाते हैं जहाँ पर उन्हें कुछ घर दिखते हैं जिसके बस दीवारें ही बची रह गई थी, लेकिन वो सभी सोने की थी। जो देखकर मेसन फौरन उनकी फोटो खींचता है, लेकिन तभी इन लोगों को चारों ओर से कोई घेर लेता है। ये शायद यहाँ पर रहने वाले कबीले के लोग थे जिन्होंने सिर्फ एक ही पैंट पहनी हुई थी जिस पर गोल्ड प्लेटिंग थी। सभी बहुत डर गए, पर इतने में उनके बीच एक हैंक नाम का बंदा आता है जो उन कबीले वालों से अलग था क्योंकि उसने आज के जमाने के कपड़े पहने थे। वो खुद को हैंक करके इंट्रोड्यूस करवाता है। ये असल में वही अमेरिकन पायलट है जो आज से तकरीबन 28 साल पहले क्रैश हुआ था एक जापानीज पायलट के साथ। वो तो मर गया, लेकिन हैंक अभी भी जिंदा है और इन्हीं लोगों के साथ रहने लग गया। वो जेम्स की टीम को बताता है कि ये लोग तुम्हें कुछ नहीं करेंगे, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। इधर पैकेट का एक सोल्जर उनसे बिछड़ गया। उस क्रैश के दौरान काफी थक जाने के कारण वो नदी किनारे पानी पीने जाते, लेकिन तभी वहां पर वो चिंपैंजी आ जाता है जिनसे इन लोगों पर हमला किया था। वो भी पानी पीने के लिए आया था कि तभी उसे एक बड़ा ऑक्टोपस दिख गया था जिसने उसे बड़ी ही बेरहमी से मार दिया और फिर उसे खा गया। जो कुछ भी बच गया उसे पैक करके घर ले गया कल के लिए। वेल सीन शिफ्ट होकर पहुंचता है उस कबीले पर जहाँ एक विशाल नेवी शिप खंडर हुआ पड़ा है, जिसके बारे में हैंक बताता है कि ये 10 साल पहले यहाँ पर आया था। तब इसमें कोई भी नहीं था, लेकिन अब इसमें कबीले वालों ने खुद का मंदिर बना लिया। जब ये लोग उसके अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि वहां पर कई सारे बड़े बड़े पत्थर रखे हुए, उस चिंपैंजी की मूर्ति बनाई हुई है। हैंक का कहना था कि ये लोग उस विशाल जीव को पूजते हैं जिसे हम अपनी भाषा में कैंग कहते हैं। वो इस जगह का राजा है और इन लोगों का और इस आइलैंड का रक्षक भी है। उसके बाजू में ही उन आदिवासियों ने एक और चीज की मूर्ति बनाई थी जो कि है एक छिपकली, जो देखकर हैंक बताता है कि ये है इसका नाम है स्क्रॉवॉलर, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक है इस पूरे आइलैंड पर। वो किसी को भी नहीं बख्शती। इसने ही मेरे दोस्त को भी मार दिया और कैंग के पूरे परिवार को भी इसने ही खत्म किया। वो अपनी पीढ़ी का आखिरी है। जब तुम लोगों ने यहाँ पर बम गिराया तो वो छिपकली फिर से बाहर आ गई, लेकिन कैंग ने उन सभी को मार दिया, वरना वो तुम सभी को खाकर खत्म कर देती। मेसन पूछती है कि अगर वो इतना ही अच्छा है तो हम पर हमला क्यों किया। तो वो बताता है कि अगर तुम्हारे घर पर कोई हमला करेगा तो तुम क्या करोगे। जो तुम करोगे उसने भी वही किया, अपनी हिफाजत। इतनी ही देर में बातें करने के बाद उन आदिवासियों ने एक भी शब्द नहीं कहा, जो देखकर जेम्स थोड़ी हैरानी में था कि ऐसा क्यों है। तो हैंक फिर से बताता है कि ये सभी ने सालों से मौन व्रत रखा है अपनी देवता की लंबी उम्र के लिए। यहाँ हैंक इन लोगों से पूछता है कि आखिर वो कहाँ जा रहे हैं और यहाँ किसके लिए आए। तो वो बताता है कि हम लोग यहाँ पर इन्हीं जीवों पर रिसर्च करने आए और हमारे सारे संसाधन क्रैश हो गए या फिर टूट गए, इसीलिए अब हम इस आइलैंड की ओर जा रहे हैं जहाँ हमारा शिप है, पर हमारे पास सिर्फ 3 दिन है। तो हैंक कहता है कि 3 दिन में तो वहां पहुंच पाना मुश्किल है, पर हाँ मेरे पास एक बोट है, अगर तुम उसको ठीक कर दो तो हम वहां पहुंच सकते हैं। लेकिन जब ये सभी उस बोट को देखते हैं तो वो कुछ ज्यादा ही खस्ता हालत में थी। उधर मेसन उन कबीले वालों की फोटोज को खींच रही थी। उन्होंने कैमरा जैसी चीज को पहली बार देखा था तो उनके लिए बहुत ही अजीब और नया था। इसी बीच मेसन को किसी की रोने की आवाज आती। दरअसल वहां से कुछ ही दूरी पर एक चॉपर के नीचे बुफैलो का बच्चा फंसा हुआ था। हालांकि मेसन बहुत कोशिश करती है कि उसको निकाल सके, पर ऐसा हो नहीं पाता। लेकिन तभी कैंग आकर उसे फ्री कर देता और वहां से चुपचाप चला जाता। लेकिन उसकी आंखों में गुस्सा था। तब मेसन को समझ आता है कि हैंक सही कह रहा है, हमने उसके घर को बर्बाद कर दिया। अब इधर जिस सोल्जर ने कैंग को पानी पीते हुए देखा था वो भागते हुए जंगल के अंदर गया, जहाँ वो अपने साथियों से बार बार जुड़ने की कोशिश करता, एक पेड़ की टहनी पर बैठकर। पर वो इस बात से अनजान था कि वो पेड़ नहीं बल्कि एक गिरगिट है जो उस पर हमला कर देती है। लेकिन तभी वहां वो खतरनाक छिपकली आती है जो दोनों को ही खाकर खत्म कर देती है। यानी कि वो बाहर आ चुकी है अब इनके लिए और कैंग दोनों के लिए खतरा मंडरा रहा है। देखते हैं कि आगे क्या होता है। फिलहाल वहां पैकेट की टीम अब उस सोने की तलाश में है, क्योंकि बिल ने उन्हें ढेर सारा लालच जो दे दिया। उस सोने को पाने के लिए वो अब किसी भी हद तक गिर सकते हैं, जो उन्होंने शुरुआत में दिखा भी दिया। सभी ने मिलकर उस बोट को बना लिया, यानी कि अब इन्हें यहाँ से अलविदा लेना होगा। हैंक काफी भावुक हो जाता है क्योंकि उन लोगों ने उसका बहुत ख्याल रखा, लेकिन अब उसके जाने का समय आ गया है, इसीलिए वो सभी को अलविदा कहता है। फिर आइलैंड की दूसरी दिशा की ओर आ जाता है, जो जगह सिर्फ खतरनाक जानवरों के लिए है। इसीलिए उन कबीले वालों ने बीच में बांध बनाया हुआ है ताकि कोई भी यहाँ तक ना आए। खैर ये लोग बोट से उन बेहतरीन नजारों का लुत्फ उठाते हुए आगे बढ़ रहे थे। इनका दूसरी टीम से कनेक्ट भी हो जाता है और इसी बीच इतने में एक विशाल चमगादड़ इनके एक आदमी को उठा कर ले जाता। आसमान में उसके शरीर की 4 टुकड़े करके बांट लेते। सभी ये मंजर देखकर हैरान थे, ज्यादा डर जाते। लेकिन अब इन्हें कुछ देर रुकना होगा क्योंकि इन्हें अब अपनी टीम से भी मिलना है, जो कि थोड़े अंदर जाने पर मिल जाती है। सभी बहुत खुश थे। साथ आकर अब ये डिसाइड करते हैं कि वो ईस्ट की ओर जाएंगे, लेकिन पैकेट को वेस्ट की ओर जाना था।
क्योंकि उसका एक साथी का चॉपर वहीं क्रैश हुआ। लेकिन हैंक उन्हें वहां जाने से मना करता है क्योंकि वो इलाका छिपकलियों का है। लेकिन पैकर्ड जेम्स से कहता है कि तुम्हारा काम हमें रास्ता दिखाना है, उन लोगों को ढूंढना है जो खो चुके हैं। इसीलिए जेम्स को उसकी बात माननी पड़ती है और वो सभी वेस्ट की ओर निकल जाते हैं, जहाँ पर उन्हें एक कंकालों की घाटी मिलती है, जिसके बारे में हैंक बताता है कि ये कैंग के परिवार का कब्रिस्तान है। इसे देखकर आप आइडिया लगा सकते हैं कि वो छिपकली कितनी खतरनाक है। इन्हें उसकी कब्रिस्तान में होकर गुजरना होता है, लेकिन इन लोगों को जरा भी अंदाजा नहीं है कि यहाँ पर क्या होने वाला है। कुछ ही देर के अंदर इनके ऊपर वो बड़ी वाली छिपकली हमला करती है, सभी को मारना शुरू करती है। वो मुसीबत कम थी कि वो चमगादड़ भी यहाँ आ चुके थे। अब सभी परेशान इधर उधर भागना शुरू करते हैं। मेसन जेम्स के साथ कवर लेकर छुप जाती है, तो वही पैकेट के लोग लगातार फायरिंग कर रहे थे। इतने में एक सोल्जर फायर फ्लेम से उस छिपकली की पूरी तरीके से जलाकर मार देता है, जिससे कि इनकी जान बच जाती है। लेकिन अब हैंक का कहना था कि उन्हें यहाँ से जल्दी बाहर जाना होगा क्योंकि ये इलाका सही नहीं है। लेकिन पैकर्ड अपने साथियों की मौत का बदला लिए बिना यहाँ से नहीं जाएगा। उसका कहना था कि वो जब तक कैंग को मार नहीं लेता वो चैन की सांस नहीं लेगा। ये सुनकर हैंक हंसने लगता है और कहता है कि क्या तुम पागल हो गए हो? कैंग यहाँ का राजा है, तुम्हारी कोई औकात नहीं है उसके सामने। अगर तुमने कुछ भी किया तो ये कबीले वाले तुम्हें चुन चुन कर मार डालेंगे। उनके लिए वो एक देवता है। पर पैकर्ड नहीं मानने वाला था। तब जेम्स उसके साथी की लॉकेट दिखाता है और कहता है कि ये उस छिपकली के पेट से हमें मिली, मतलब छिपकली ने उसे मारा है, ना कि कॉन्ग ने। इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। लेकिन पैकर्ड को किसी भी हाल में उस चॉपर तक पहुंचना है। पर अब जेम्स उसके ऑर्डर नहीं मानता कि तुम्हें अगर वहां जाना है तो जा सकते हो, लेकिन मैं अपने लोगों के साथ ईस्ट की ओर जा रहा हूँ जहाँ हमारा शिप है, तुम सीधा वहीं आ जाना। अब दोनों टीम अलग अलग हो जाती है और अपने अपने रास्ते की ओर निकल पड़ती है। कुछ समय के बाद उन्हें वो चॉपर मिलता है जिसके अंदर असला बारूद था। वहीं दूसरी ओर मेसन और उसके लोग अभी भी आगे बढ़ रहे, लेकिन रात होने के कारण वो एक जगह पर रुककर थोड़ा आराम करते। तो जेम्स मेसन को लेकर एक चट्टान पर जाता है ताकि वहां से देख सके कि अभी वो कितनी दूर है। तभी वहां पर कैंग आता है जिसकी आंखों में आंसू थे, जिसको देखकर मेसन उसकी चोटों को महसूस करती है और वो तकलीफ में है क्योंकि उन लोगों ने उसके घर पर हमला किया जिसमें कई सारे जानवर मारे गए। जेम्स को भी समझ आता है कि वो ऐसा नहीं है जैसा उन्होंने उसे समझा था, वो तो एक शांतिपूर्व किस्म का जीव है। तभी जंगलों में धमाके होने लगते हैं जो कि पैकर्ड की टीम कर रही थी। वो लोग अपना बदला लेना चाहते हैं। उन्होंने कैंग के लिए जाल भी बिछाया हुआ है जिसके अंदर जाते ही वो और धमाके करते हैं, जिसमें कैंग पूरी तरह से जल जाता और बेहोश हो जाता कि यही सही मौका है, उसको बम से उड़ा दो। पर जेम्स ऐसा होने नहीं देगा, इसीलिए वहां आकर उन सभी को रुकने को कहता है। लेकिन पैकर्ड अपने लोगों को ऑर्डर देता है, इन्हें खत्म कर दो। अब उसके लोग भी समझ गए हैं कि वो गलत कर रहा है। उनका दुश्मन तो वो छिपकली है, ना कि कैंग। तभी पानी से एक विशाल छिपकली बाहर आती है। वो पैकेट पर हमला करने वाली थी जिसके हाथ में रिमोट था, जिससे वो कैंग को मारने वाला था। लेकिन उसी बीच कैंग उठ जाता है और उसे पकड़ लेता है, जिससे पैकेट की जान बच जाती है और दोनों के बीच में घमासान युद्ध छिड़ जाता है। इसी दौरान ये लोग बोट के पास भागने लगते हैं। अब उजाला भी हो चुका है, लेकिन वो छिपकली अब इनके पीछे पड़ चुकी है। लेकिन एक बार फिर से कैंग वहां आ जाता है। वही मेसन चट्टान पर चढ़कर फ्लेयर चला देती ताकि अगर उसके शिप यहीं कहीं आसपास हो तो वो लोग उसे देख ले। उधर उन दोनों के बीच में लड़ाई चल रही थी, एक ऐसी लड़ाई जिससे जमीन भी कांप जाए। पर ये क्या, कैंग एक जंजीर में अटक गया है जिसका फायदा उठाकर अब वो इन लोगों पर वार करने लगी। लेकिन इतनी आसानी से नहीं, क्योंकि कैंग पूरी जंजीर को ही तोड़ देता और उसमें लगे ब्लेड से उस छिपकली पर वार करता। और तभी मेसन पानी में गिर जाती है। वो डूब रही थी लेकिन कैंग उसे बचा लेता है और अपनी मुट्ठी में बांध देता है। पर उसी हाथ को वो छिपकली अपने मुंह में दबोच लेती है, तो कैंग उसकी पूरी जबान ही बाहर निकाल लेता। और यहाँ हम कैंग की असली ताकत देख पाते। उसने साबित कर दिया कि वो ही इस आइलैंड का राजा है। उसने फाइनली उस छिपकली को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन मेसन होश में नहीं आ रही थी, जो देखकर कैंग मायूस हो जाता और चुपचाप वहां से चला जाता। उधर मेसन अभी भी जिंदा थी, अभी कैंग को जाते हुए देख रहे थे, जिसके बाद ये लोग अपने घर लौट आते। यहाँ में दिखाया जाता है कि हैंक जो पूरे 35 साल बाद अपने घर वापस लौट रहा है। सभी ने तो उसे मरा हुआ समझ लिया था, लेकिन आज उसे अपने सामने खड़ा हुआ देखकर सभी लोग बहुत खुश थे और कड़ी से लगा लेते हैं। उधर जेम्स और मेसन को सीक्रेट सर्विस ने अपने कैबिन में बंद करके रखा कि वो उसे कुछ और बताना चाहते हैं। दरअसल होस्टन जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता है वो ऐसे ही कुछ जीवों को या फिर किसी अनमोल चीजों को ढूंढती है। जब वो एक आइलैंड पर गए तो उन्हें वहां पर पता लगा कि कैंग ही अकेला नहीं है, बल्कि ऐसे और कई जीव है जो इंसान की सोच से कई गुना बड़े हैं और अभी वो जिंदा भी है। इसीलिए हमें किसी भी तरह करके उन्हें रोकना है, जो आपको दूसरे पार्ट में देखने को मिलेगा। तब तक के लिए कहानी यही खत्म होती है। तो आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।